डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो पेपर हुआ है 7/9/2022 को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का, ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। चलिए इसके आंसर की को देखते हैं। आपका आंसर की जो है ये एक बच्चे ने भेजा है और आंसर की डिमांड की थी, तो मैंने बताया था आप आंसर की के लिए क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल साफ भेज सकते हैं और इस बच्चे ने बिल्कुल साफ ही भेजा है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, क्या क्या आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दो वीडियोस दी थी, वीडियो नंबर 1 था और वीडियो नंबर 2 था। अगर आपने वो दोनों वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल चुका होगा इसका सही आंसर क्या होगा। एक वीडियो 1 था, एक वीडियो 2 था। तो बाल्यावस्था की आयु मानी गई है 6 से 12 वर्ष, सी ऑप्शन जो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है शारीरिक गयात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो शारीरिक गयात्मक विकास का मतलब हो गया आपके शरीर को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा है, तो वो पोषाहार है, यानी पोषक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगों की विशेषता है। संवेगों की क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो संवेगों की विशेषता जो है वो शारीरिक परिवर्तन नहीं देती। संवेग जो है मानसिक स्थिति में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन का जगह है बौद्धिकता का अभाव जो है संवेगों की विशेषता हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कूले का सिद्धांत जो है ये आपको बताना है। तो कूले का जो सिद्धांत था, ये कूले का सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समाजीकरण का सिद्धांत जो है ये कूले का सिद्धांत है। कूले के दो सिद्धांत थे, एक समाजीकरण का सिद्धांत और दूसरा जो है आत्म दर्पण का सिद्धांत। तो आपको यहाँ पे आत्म दर्पण तो दिया नहीं है, तो समाजीकरण का सिद्धांत ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना हुई। तो आप सभी को पता है इसकी स्थापना, अगर आपने सही नहीं किया है तो गलत भी नहीं करके आना चाहिए था। इसका स्थापना जो है 2007 में हुआ था, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे जैसे मैंने बताया इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा, इसमें आपका फिजिकल लेक ऑफ इंटेलेक्ट आ जाएगा, इसमें थ्योरी ऑफ कूले जो है थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन हो जाएगा और इसमें 2007 हो जाएगा। इसके बाद जो आपके फिलअप्स आते हैं संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के शोधकर्ता जो है जीन पियाजे हैं, आपको सभी को पता होगा। बालक का चारित्रिक विकास, जो चारित्रिक विकास है वो माता पिता पर निर्भर होता है। ठीक है, माता पिता पर निर्भर होता है। उसके बाद में स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था जो है जन्म से 5 वर्ष की होती है। और खालिस्तान बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो यहाँ पर जो है परिवार जो है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन मेन जो है परिवार है, फर्स्ट नंबर पे परिवार आता है। उसके बाद में खालिस्तान बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण है, तो जानते ही है आप सबसे ज़्यादा गरीबी जो है बाल श्रमिक बनने के लिए मजबूर करती है। गरीबी ही है जो आपसे ये सब करवाती है। इसके बाद आ जाइए, इसका इंग्लिश वर्जन मैंने दे जीन पियाजे, यहाँ पे पेरेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे बर्थ टू 5 ईयर्स हो जाएगा, यहाँ पे फैमिली हो जाएगा, यहाँ पे पॉवर्टी हो जाएगा। अब आ जाइए, लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया रोग जो है लोहे की कमी से, लोहे या आयरन की कमी से होता है। सामाजिकरण की परिभाषा आपको लिखनी है, तो प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार मैंने बताया है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये मैंने कौन सा लिखा है, प्रोफेसर ग्रीन का। छोटा सा जितना हो सके उतना डेफिनेशन लिखे क्योंकि ये 1 मार्क्स के हैं। इसके बाद में आपसे पैरों से संबंधित गायात्मक विकास का उदाहरण आपको बताना है। तो पैरों से संबंधित गायात्मक उदाहरणों में आप चलना दौड़ना कूदना ये सारे के सारे पैरों से होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं वॉकिंग रनिंग जंपिंग। और प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार जो है मैंने यहाँ पे भी डेफिनेशन इंग्लिश में लिख दी है। तो यहाँ पर देखिए सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर्स हिज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाइए, सूक्ष्म गति कौशल का क्या आशय है। सूक्ष्म गति कौशल का पूछा है, तो सूक्ष्म गति कौशल में छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे आंख, कलाइयां, उंगलियां, इन सभी पर नियंत्रण करना आदि शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया, स्मॉलर मसल्स आर एक्टिवेटेड इन फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल ही पूछा है आपसे, तो आपको फाइन मोटर स्किल देखिए सूक्ष्म गति कौशल है। और यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन जो है ये मिसप्रिंट है आपका, यह मिस्टेक है। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ग्रॉस मोटर स्किल पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में लिखा है सूक्ष्म, तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में गलत लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है और इंग्लिश में अलग लिखा है, तो हमने इस सूक्ष्म हिंदी वाला वर्जन जो है इसी के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पर स्मॉल मस्कुलर्स आर एक्टिवेटेड इन फाइन मोटर स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग आइज रिस्ट एंड फिंगर्स एटसेट्रा।
और ये सी का मैंने जो है इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और आई थी इसमें कि साक्षात्कार का एक प्रकार लिखिए। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, टाइप ऑफ इंटरव्यू आपको लिखना था। साक्षात्कार बहुत सारे होते हैं, 6-7 तरह के होते हैं, आप कम से कम एक लिखना था तो एक ही लिख देते। शोध साक्षात्कार होता है, निदातात्मक साक्षात्कार होता है जिसको डायग्नोस्टिक इंटरव्यू बोलते हैं, और शोध साक्षात्कार को रिसर्च इंटरव्यू बोलते हैं। एक आता है चयन साक्षात्कार जिसको सिलेक्शन इंटरव्यू बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हैं, कम से कम 6-7 हैं। तो ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, समान प्रतिमान का दृष्टिकोण क्या है? तो समान प्रतिमान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि सभी जीवों का विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही होता है। यही जो है इसका दृष्टिकोण है। जैसे आप बोल सकते हैं गधे के सिर पर या गधे के सर पर जो है सींग नहीं होते, इसी तरह से शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता, इसी तरह से मनुष्य के 3 कान नहीं हो सकते तो या नहीं होते। वो ये क्या होता है आपका समान प्रतिमान का दृष्टिकोण होता है, जो हमेशा से चलता आ रहा है वही चीज होती है, उसमें चेंजेस नहीं होते, उसी को समान प्रतिमान का दृष्टिकोण कहा जाता है। सूक्ष्म गति कौशल की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। सूक्ष्म गति कौशल में शरीर में छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। सूक्ष्म के नाम से छोटी, और जो आपका दूसरा आएगा उसमें बड़ी होती है, वो भी हम देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और मैंने जो क्वेश्चंस आईएमपी दिए थे, अगर आपने उनको पढ़े थे, 2 वीडियोस दिए थे, 2 वीडियोस अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पासिंग मार्क्स लाने से और अच्छे मतलब स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाता, अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से पढ़ा है तो। और दूसरा क्वेश्चन है, अब इसके बाद में आपका जो सेकंड पेपर होगा, जो आपका सेकंड पेपर है, उसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, यानी कि उसके लिए आईएमपी क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, आईएमपी आपके लिए दूसरा वीडियो, इस वीडियो का जस्ट बाद में आपके लिए आईएमपी आ जाएगा आपके सेकंड पेपर का। ठीक है, सेकंड पेपर के लिए आप तैयार रहिए, और सेकंड पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर को इसी तरह से पीडीएफ के फॉर्म में भेज सकते हैं। तो सूक्ष्म गति कौशल मैंने बताया, छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। सूक्ष्म गति कौशल का उपयोग सटीक और उच्च स्तर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके लिए? सटीक और उच्च स्तर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। और सूक्ष्म गति कौशल के बाद ठीक मोटर कौशल जो होती है, वो कौन सी मोटर कौशल होती है? जो आपके सूक्ष्म के बाद में आपकी जो होती है स्थूल गति कौशल। ठीक है, ये आपका ग्रॉस वाला स्थूल गति, यहाँ पे लिख देना आप स्थूल गति। तो के बाद ठीक स्थूल स्थूल गति कौशल, स्थूल गति कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिखते समय ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, उच्चारण दोष के कोई 2 कारण लिखिए। उच्चारण दोष के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का प्रभाव हो सकता है, और उच्चारण में असावधानियां रखेंगे तो भी हो सकता है। वर्गों का गलत उच्चारण करने से भी हो सकता है। अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान का अभाव हो तो भी हो सकता है। आपको 2 नंबर में केवल 2 कारण लिख देने थे और उसको समझा देना था एक एक लाइन लिख के। आत्म प्रेम से आप क्या समझते हैं? तो जॉनसन के अनुसार आत्म प्रेम एक ऐसी आंतरिक वस्तु है जो किसी व्यक्ति को स्वयं के व्यक्तित्व को प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यावहारिक पहलुओं का जो है समायोजन होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी डेफिनेशंस हैं बहुत सारी, जरूरी नहीं है कि आपने जो यहाँ आंसर्स दिखे हैं यही पूरे, ये मतलब क्योंकि आपके बहुत सारे राइटर्स के अलग अलग डेफिनेशंस हैं तो उनके हिसाब से अलग अलग जो है आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन मिलता जुलता होना चाहिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। शिक्षा में सहयोग की क्या लाभ है? शिक्षा में अगर सहयोग होता है तो शिक्षा में सहयोग की प्रक्रिया से ज्ञान का बारंबार तथा सभी दिशाओं में आदान प्रदान होता है। पहला लाभ हमने बता दिया। शिक्षा में सहयोग द्वारा सामान लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा को वेग मिलता है, ये भी हम दूसरा लाभ बता सकते हैं। शिक्षा में सहयोग भारतवर्ष में शिक्षण विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी आपका थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट है, मैंने अपने हिसाब से 3 लिखे हैं। बाल श्रम क्या है? तो सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम के अंतर्गत 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, ये बाल श्रम होता है। इसके बाद में 6 से 8 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम क्या होता है वो आपको लिखना था। इसके बाद में इसका और पार्ट में दिया था, स्थूल गति कौशल की विशेषताएं लिखिए। तो स्थूल गति कौशल में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। स्थूल गति कौशल को शरीर के किसी भी हिस्से में शक्ति समन्वय और प्रक्रिया समय बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आमतौर पर स्थूल गति कौशल सामान्यतः जो है सूक्ष्म गति कौशल से जो है पहले विकसित हो जाते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें आपसे पूछा गया है स्वस्थ
स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिकाओं का वर्णन आपको करना है। या फिर इसका दूसरा पार्ट आया हुआ है, परिवार में जेंडर की परिभाषा लिखनी है। तो आप आसानी से परिवार में जेंडर की परिभाषा भी बता सकते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं, क्योंकि आपने जब पढ़ा था परिवार में जेंडर की परिभाषा, तो उसमें भी ये दिया गया था। ये देखिए, जेंडर क्या होता है परिवार में? जेंडर जनरली क्या होता है, परिवार जो है एक समाज की छोटी सी इकाई है, जिसमें सदस्यों के रूप में विपरीत लिंग के दो व्यक्ति विवाह के द्वारा साथ में रहते हैं, है ना? और उसमें जो है स्त्री और पुरुष का जो विभेद बताया जाता है, यानी कि जो जेंडर का अर्थ क्या होता है कि स्त्री या पुरुष की अवस्था होना, अर्थात नारी या पुरुष होना, यही इसका जो है डेफिनेशन हो जाएगा। तो परिवार में जेंडर की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? यानी कि जो रूढ़िवाद होते हैं, तो आप जानते हैं रूढ़िवाद के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। आप अपनी मर्जी से बना के लिख सकते थे, 3 परिणाम कोई भी लिख सकते थे, ठीक है? मिड का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना था इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है अपराध। किशोरापराध की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बतानी है। या वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं, लिखिए। तो वैश्वीकरण से जो है दुनिया एक दूसरे के पास आ चुकी है? और हर चीज़ जो है आपका आसान हो चुका है, कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में समय नहीं लगता। एक व्यक्ति जो है एक जगह का व्यक्ति विश्व व्यक्ति बन चुका है, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की वजह से। और बहुत सारे रीजन से आप कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसके बाद में गीजू भाई के बचपन संबंधी विचारों का आपको वर्णन करना है। और यहाँ पर जो है बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपायों का वर्णन आपको करना है। तो बाल श्रमिक बनने से बचने के लिए आप बहुत सारे उपाय जो है करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें है भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन करना है। भाषा विकास के प्रभावी कारक बहुत सारे हैं, आप जानते ही हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो बुद्धि हो जाएगा, एक जैविक हो जाएगा, एक वातावरणीय हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा विद्यालय और शिक्षक, और चौथा हो जाएगा व्यवसाय और कार्य। तो ये पांचों लिखने थे। और पांचों के पांचों मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर 2 वीडियोस बनाए थे, 2 वीडियोस इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस के बनाए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया था 4 नंबर का, एज इट इज सेम। तो इसमें ये मैंने आंसर भी बताया था, उसमें ये 5 पॉइंट जो मैंने अभी बताया वो उसमें डिस्कस किया था। संप्रेषण में होने वाली बाधाओं का समाधान कैसे कर सकते हैं? तो या तो आप ये भी कर सकते थे, इसमें भी कोई इशू नहीं है इतना बड़ा कि आप नहीं कर सकते। संप्रेषण में भाषा जो है सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और बोधमय होनी चाहिए, ये इसका समाधान हो सकता है। और संप्रेषण का उद्देश्य जो है स्पष्ट होना चाहिए, जो एक वक्ता से जो प्राप्त करता है दोनों तक साफ साफ पहुंच पाए। और उसके अलावा भी संप्रेषण में जो है नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ आदि इंद्रियों को आवश्यकता अनुसार जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब सुनने में, देखने में, इस तरह से। उसके अलावा जो हाव भाव जो है उसमें भी स्पष्टता होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है संप्रेषण के दौरान आवश्यकता अनुसार वाणी में उतार चढ़ाव लाना आवश्यक है। और संप्रेषण बोलने की गति ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम। इसके बाद आपका 16वां जो क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। इसमें है हाथों से संबंधित गायत्मक विकास को समझाना है। तो ये भी आप आसानी से समझा सकते थे, अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस बार। गायत्मक विकास में परिपक्वता एवं शिक्षण के महत्व का वर्णन आपको करना है, इसके और पार्ट में आया हुआ है। 17वां क्वेश्चन है शैक्षिक समावेशन के प्रकारों का वर्णन आपको करना है और साक्षात्कार की दशाओं का आपको वर्णन करना है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। और अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड पेपर बना था। और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन आपको कर देना है। और इसी के और पार्ट में आया था, अगर आप ये नहीं करते तो विकास में होने वाले परिवर्तनों का आपको वर्णन करना है। इसके बाद जो 19 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से, साथ ही साथ इसके पॉइंट्स भी बताए थे। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आता है आपका नेतृत्व, दूसरा आता है संवेग, तीसरा आता है खेल, चौथा आता है बाल दल, पांचवा आता है आपका आर्थिक व सामाजिक स्तर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आते हैं, 5 पॉइंट लिखते तो 5 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। इसके और पार्ट में है दंड के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो आप ये भी कर सकते थे, मैंने ये भी बताया था आपको। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, बालिकाओं में शाला त्याग की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो सहपाठी संबंधों में निहित विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप इसको भी वर्णन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर हो गए। बाकी आप अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार करिए और लगे रहिए
बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने में, और जो जो वीडियोस आपको दिए जाते हैं उनको ढंग से पढ़िए, उनके क्वेश्चंस को ढंग से समझिए और प्रिपेयर करिए ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन हो सके। इसके बाद में आपके सेकंड पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पेपर जो आपका होने वाला है, उसके IMPs मैं अभी दे रहा हूँ और उसको आपको मिल जाएगा 1-1.5 घंटे में वो वीडियो, तो आप उसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।